तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस काउंटर में। हम लोग आज बात करेंगे सॉलिड स्टेट के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम लोगों ने दो चीज पढ़ी, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पार्ट में किया, उसके 4 पार्ट किए, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी 3 पार्ट थे, आपका पोलर मॉलिक्यूलर, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन पोलर, फिर उसके हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इस तरह के थे, यानी कि डिपेंड अपॉन देयर बॉन्ड्स, डिपेंड अपॉन देयर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्टिंग्विश किया था, आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक, ये कई सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में कवर किया। तो अगर आप जो भी लोग हमारी इस वीडियो में आए हो डायरेक्टली, मैंने बहुत जल्दी बोला, तो ये सारी चीजों को समझने के लिए फटाक से आई बटन पे आपको पहली वीडियो मिल रही होगी और उस वीडियो को जाके आप देखो। उसके बाद यहाँ पर ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 को नहीं समझा जाता। हाँ, इनकेस अगर वो सारी चीजें आती हैं तो कोई बात नहीं। तो आज भी बड़ा मजा आने वाला है। आज जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि भाई हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तक तो देख लिया था, अब वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं और कैसे उनका अरेंजमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको ये बताते हैं कि एक यूनिट सेल को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस, ब्रेवियस लैटिस, ये सब चीजें देखोगे। हालांकि ऊपर जब आप आई बटन पे जाओगे तो आपको एक और वीडियो मिल रही होगी, वो कौन सी, एक ब्रेवियस और क्रिस्टल लैटिस के ऊपर, जो मैंने बनाने की कोशिश की, जिसमें छोटा सा एक आपको फॉर्म दिया था कि यहाँ कुछ ऐसा होता है, यानी कि विजुअलाइजेशन। बट हम लोग इस वीडियो में भी ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको देखना है शॉर्ट फॉर्म में, अगर ये सारी चीजें नहीं देखनी है तो वो वाली पहली वीडियो देखो। हाँ, मैं ये नहीं करूंगा इसको देखना नहीं, क्योंकि अगर आपके नॉलेज के लिए है तो भाई देखना जरूरी बनता है। बहुत बातें कर ली, आगे चलते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स, होते क्या है इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स। सपोज कर लिए एक ये स्फीयर ऑफ एटम है ना, दूसरा एक और एटम है, तीसरा एक और एटम है और चौथा एक और एटम है। तो इनके सेंटर को अगर हम मिलाएंगे, इनके सेंटर कुछ ऐसे बन जाएंगे, है ना। इमेजिन कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ऐसे एक और होगा, ऐसे मैं उसको बना नहीं पाऊंगा ऐसे बिना इसके, क्योंकि विजुअलाइजेशन थोड़ी सी मेरी भी कमजोर बन जाएगी फिर यहाँ। हाँ, ऐसे, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक टेढ़ा बन गया, हालांकि कुछ ऐसा आना चाहिए था। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। और एक कुछ ऐसा, ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको समझ में जाए इन चारों के बीच भी एक ऐसा स्फीयर है। तो हमने इसको अब ऐसे करके रफ कर देना है। ठीक है, ये सारे पार्ट को रफ कर देना है, ये सारे पार्ट को रफ कर देना है। इससे क्या होगा, इससे जो हमें मिलेगा वो अंदर वाले पार्ट समझ में आने लग जाएंगे, है ना। ये क्यूब बनना, हमने सारे वर्टिसेस को जोड़ दिया। तो आपने देखा कितने स्फीयर हम लोगों ने यूज किए थे, हर वर्टेक्स पे एक हम लोगों ने एक स्फीयर रखा, एक एटम रखा। तो हमने जब रखा, उसके सेंटर को मिलाया, एक क्यूब बना। मिनिमम सबसे छोटा एक क्रिस्टल जो बनता है वो इस तरह का बनता है। यानी कि हम क्या करते हैं, सारे मॉलिक्यूल को जब इस अकॉर्डिंगली बनते हैं, कैसे, ये 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 ये, फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब ऐसे छोटे छोटे स्फीयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्फीयर। वो डिपेंड करता है। अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट थे तो क्या थे, क्रिस्टलाइन। अगर ये इरेगुलर अरेंजमेंट थे, यानी कि मर्ज होते थे, तो क्या होते थे, अमॉर्फस सॉलिड्स होते थे। याद आ रहा है ना आपको। ओके, तो हमने ये देख लिया कि ये यूनिट सेल्स क्या होती है। ठीक है, यूनिट सेल को और अच्छी तरह से देखने के लिए मैं अभी जो वीडियो दिखाऊंगा आपको ध्यान से देखिएगा कि वो क्या था। ठीक, तो फिलहाल यूनिट सेल आपको समझ में आ गया। आप इस यूनिट सेल को इतना आसानी से ले सकते हो कि आप अगर अपने घर में हो तो एक घर के एक कमरे में, हर एक कमरे के वर्टेक्स पे आप ये सोच लो कि वहां 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 एक स्फीयर रखा हुआ है। बस इस तरह से समझ लो। ठीक है, तो ये आपका एक घर है। कैसा घर, ये। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैंने ये छोटा नहीं, आप विजुअलाइजेशन करो कि
कि आप जो भी समझ रहे हो, ये आपका बाहर से अपर सरफेस एरिया है, यहाँ पर हमने रखा है, यहाँ पर रखा, यहाँ पर भी रखा होगा, यहाँ पर भी रखा होगा, यहाँ पर भी रखा, यहाँ पर भी रखा, यहाँ पर भी रखा, यहाँ पर भी रखा। ठीक है, ये आप बाहर से देख रहे हो अंदर की तरफ, ये पीछे वाली स्क्रीन है, पीछे वाली स्क्रीन, और ये बाहर से देख रहे हैं फेस, ये दोनों सेम ही आइडेंटिकल है, मतलब क्यूबिकल की तरफ से। ठीक, अब क्या हो रहा है, आप सपोज करो आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ कि एक स्फीयर को हम जब रखेंगे किसी वर्टेक्स पे, तो उस स्फीयर का कितना हिस्सा एक में जा रहा होगा, कितना हिस्सा एक में जा रहा होगा, इसको भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। बट फिलहाल आप ये सोचो, बहुत आसानी से समझ पाओगे आप, अगर विजुअलाइजेशन जिसकी स्ट्रांग होगी ना, वो समझ लो कि यहाँ पर विनर हो गया। ठीक है, मतलब कि हमने एक स्फीयर यहाँ रखा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने स्फीयर होंगे भाई, एक स्फीयर यहाँ पर और 4 ऐसे बन गए, कुछ ऐसे ही बनेगा ना। ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हुआ, 4 ये हुए, 4 आगे दिखे तो 4 कमरे पीछे भी होंगे ना। ठीक, तो कहने का मीन्स ये है कि एक स्फीयर जो यहाँ पर आ रहा है वो 8 कमरों में डिवाइड होता है। ये तो 4 ये हो गए, एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये 4 आगे के फेस है। यानी एक स्माइली बॉल आप ले रहे हो तो स्माइली बॉल का एक आधा का हिस्सा, ये आधा हिस्सा केवल हमने आगे की ओर ऐसे उठा के ये देख पा रहे हैं, ये हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा जो है हम ऐसे करके देख पा रहे हैं। तो 4 अगर आगे तो 4 पीछे भी होंगे। तो हर एक रूम में, हर एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा एटम का जा रहा है, 1/8 जा रहा है। 1/8 अगर ये जा रहा है तो टोटल कितने, एक यूनिट सेल में कितने होते हैं वर्टेक्स, एक यूनिट सेल में कितने वर्टेक्स होंगे, 8 वर्टेक्स होते हैं। 8 वर्टेक्स पे 8 एटम रखे, सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, तो टोटल जो हुआ वो कितना एटम आ गया, 1 एटम। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो ठीक, नहीं आई तो प्लीज यार वो वीडियो जरूर देखो, बिना विजुअलाइजेशन के कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, फिलहाल अब ये बात कर लिया यूनिट सेल क्या होती है, तो हमारे पास यूनिट सेल की बात करी जाएगी। तो यूनिट सेल हमारे पास कुछ टाइप्स के होते हैं। यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल इसी तरह के हमने डिवाइड करी हुई है। एक्चुअली इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस जैसे क्यूबिक। अब क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास कुछ फॉर्म होते हैं। क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हम बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, है ना। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे, आप इसको याद करने का तरीका, CTOR HMT। इसको याद करने का कैसा है, इसको एक तरीका है, सीटी और मारोगे, सीटी और मारोगे तो हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक पे जाओगे और वहां के बाद ट्राई क्लिनिक पे भेज जाओगे। फिर से मैं बोलता हूँ, सीटी ये खासकर लड़कों के लिए है, ठीक है। तो सीटी और मारोगे तो क्या होगा कि हेक्सागोनल पहले भेजोगे, उसके बाद मोनोक्लिनिक और उसके बाद फिर ट्राई क्लिनिक भेजे जाओगे। ये याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। इन सबका मतलब है जैसे क्यूबिकल, ट्राइगोनल, ऑर्थोरम्बिक, ठीक, उसके बाद रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्रिस्टल लैटिस है, फंडामेंटल क्रिस्टल लैटिस है, यही 7 होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ ये स्टार मार्किंग मैंने कर दिया, सिर्फ क्यूबिकल है, बाकी है सिर्फ यहीं तक जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। इसके अलावा एक फुटी कौड़ी आगे नहीं है।
अब क्या होता है कि इसकी लेंथ होती है, क्यूब में क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो यहाँ पर क्या है, एजेस, उनका रिलेशन। और तीसरा क्या है, इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल लेंथ ब्रेथ का, ब्रेथ हाइट का और लेंथ हाइट का रिलेशन। ठीक है, तो एज लेंथ आपको कैसे याद करनी है, ये सब चीजें कैसे याद होंगी, आप इसको ये समझ लो। पहले क्या लिख दो, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B, फिर उसके बाद दूसरी बार नॉट इक्वल टू C, और तीसरी बार में दोनों अनइक्वल। आप क्या करो, वापस यही रिपीट कर दो, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, A is not equal to B not equal to C। अगेन एक ये समझ में आ गया, मैंने गलत कर दिया, क्यों, यहाँ पर स्पेस A is equal to B is not equal to C, और मोनोक्लिनिक के सामने लिखना था A is not equal to B is not equal to C। ट्राई क्लिनिक में भी यही ही रहेगा, ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता। अब यहाँ क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही यहाँ रहेगा, यही यहाँ रहेगा और यही यहाँ रहेगा। यानी कि अल्फा बीटा गामा जो लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और लेंथ हाइट के बीच का गैप है वो हमारा सेम रहने वाला है। कोई दिक्कत है किसी को, थोड़ी सी भी दिक्कत हो बताओ। ठीक है, तो हमने ये देखा, क्या देखा कि इंटरफेशियल एंगल हमने ये बना दिया। अब हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन होगा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा जरूर होगा, बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री नहीं होगा, बाकी ये पूरी फुलफिल करेगा। अब इसमें बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बट बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, और इसमें भाई साहब ये बताया ना, ये बिल्कुल टूटा फूटा है, इसमें कुछ भी किसी के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये है क्रिस्टल लैटिस, ये 7 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस है जिसके बारे में बताया गया है। ये आपको याद रखना, सीटी और मारोगे तो हेक्सागोन मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक भेजे जाओगे। तो इस तरीके से आप क्यूबिकल, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक ये सारी चीज याद कर सकते हो। एज लेंथ याद करने के लिए बता दिया 3 पैटर्न, एक लेंथ सीक्वेंस से मैंने इसीलिए इसको सीक्वेंस बताया कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, फिर ये नॉट इक्वल टू, फिर दोनों में नॉट इक्वल। वापस से रिपीटेशन कर दो और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। ये लास्ट वाला भी छोड़ के रखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों में नहीं होगा। और उसके बाद लास्ट वाले में क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, मतलब ये तीनों ही इक्वल होंगे बट 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ इक्वल होने वाला है। इसमें क्या होगा, इसमें अल्फा और बीटा 90, मतलब ये 3-4 चीज आपको याद करनी होगी यहाँ तक कि इसमें अल्फा और बीटा 90 डिग्री होंगे, गामा नहीं होगा। इसमें अल्फा और गामा 90 होंगे, बीटा 90 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसकी बात करें ट्राइक्लिनिक, ये सिर्फ इससे इतने से इजी कुछ नहीं है। इसमें क्या कर, कुछ भी किसी के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा वो पूरा तरह से टूटा फूटा आएगा, और जब कोई टूटा फूटा आएगा तो कोई किसी के इक्वल होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्रिस्टल लैटिस। ये 7 फंडामेंटल क्रिस्टल लैटिस होते हैं और हम इनमें से सिर्फ क्यूबिकल को पढ़ने वाले होते हैं, सिर्फ क्यूबिकल हमारे चैप्टर में है। अब बात करते हैं ब्रेवियस लैटिस क्या होता है। तो ब्रेवियस लैटिस इसी का एक पार्ट है, मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली में हम आपको इसी में एक चीज और बता देंगे क्या होता है क्रिस्टल लैटिस में। हमें पता है कि आपको यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक क्यूबिक यूनिट सेल को, यूनिट सेल को नहीं, क्यूबिक यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं वो 3 आपके जो होंगे 3 प्रकार के होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिमिटिव, ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड BCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड, ये अभी थोड़ा नया टर्म लगा बट आप इससे, और ये एंड सेंटर्ड। ठीक, तो ये हमारे हो गया ब्रेवियस लैटिस। कितने हो गए अभी पता नहीं है, अभी तो हम बता रहे थे 7 आपके क्रिस्टल लैटिस होते हैं और 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ देख के पता चल जाएगा आपको। करना क्या है इसमें, क्यूबिक, जो क्यूबिकल होते हैं
वो प्रिमिटिव बनाते हैं, बीसीसी बनाते हैं, एफसीसी बनाते हैं और एंड सेंटर्ड बनाते हैं। बीसीसी, एफसीसी, एंड सेंटर्ड क्या होता है आप जान गए हो, नहीं जाने हो तो वीडियो, इस वाली वीडियो में तो पता चल ही जा रहा होगा। ठीक। ट्राइगोनल क्या होता है? ट्राइगो एक चीज याद करना है, 3 2 4, ये बस याद रखना 324। चाहे आप इसको एटीएम का सीवी कोड समझिए या क्रिस्टल लैटिस का सीवी कोड लिखिए। ठीक है, मेन चीज क्या है 3 2 4 याद रखने का कि पहले वाले में 3 शुरुआत के होंगे, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 1 2 3 4। ठीक है, फिर सीधा आपको कहाँ मिलेगा? मोनो क्लिनिक में मिलेगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो कट कर देंगे। आप कह रहे हो कि पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं, है ना? आपको सॉरी ये तो सारे के सारे, इसमें सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद ये नहीं, ये भी 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 नहीं, ये तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं आई? आई कि नहीं आई? नहीं आई। तो कहने का मीन्स क्या है कि आपको ये सीटीओ और मारोगे तो हेक्सागोन, मोनोक्लिनिक और ट्रायल समझ में आ गया। प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी याद रखना, इस तरह से होना चाहिए। अब आपने क्या याद करना है कि भाई कौन सी कहां पर है, कितने ब्रेविस लेटिस कितने कहां पर, हमें कैसे याद होगा? तो आपको क्या रखना है 3 2 4, यानी पहले में शुरुआत के 3, दूसरे में 2 और तीसरे में 4, चारों के चारों। इसके बाद लास्ट होगा वो मोनो क्लिनिक पे होगा, सिर्फ एक इकलौता यहाँ पर बेस सेंटर। ठीक है, इसके अलावा जितने भी है वो कुछ नहीं बनेंगे। अब ये ब्रेविस लेटिस क्या होते हैं? ब्रेविस लेटिस ये जो प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड टाइप सेल होते हैं ना, जो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ये बनाते हैं ब्रेविस लेटिस। ये उनको बोलते हैं हम लोग ब्रेविस लेटिस। और ब्रेविस लेटिस का मतलब क्या हो गया? जो क्रिस्टल लेटिस के अंदर बन रहे हो, यानी इस फॉर्मेट के अंदर, यानी इनको बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। और इसके अंदर अगर बीसीसी बन रहा है तो ये एक ब्रेविस लेटिस हो गया। तो हम काउंट करें कितने ब्रेविस लेटिस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14। तो 14 टाइप आपके ब्रेविस लेटिस हो गए और 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस हो गए। आई थिंक ये आपको याद हो जाएगा। सबसे बेसिक तरीका है याद करने का, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो झट से आप इसको लिख डालो और याद कर लो पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक नंबर के पूछे आते हैं। न केवल इसमें आपके बोर्ड में जेई वालों के लिए और नीट वालों के लिए भी एक नंबर के नहीं, जहाँ 3-3 नंबर के 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और ये फ्री के नंबर है। अगर इसमें से आपसे पूछ लेता तो फ्री के नंबर मिल जाते हैं आपको। ठीक है, विच ऑफ ये बोलता है कि ये एफसीसी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे हमको कैसे पता? हमें ये चार्ट याद आना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, दिख रहा है चार्ट ना पूरी अच्छी तरीके से? ओके, नोट कर लो। तो ये सब देखने के बाद अब इसको इमेजिन करने चलते हैं। चलें? चलो। आप जो भी देख रहे हैं ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में आप देख रहे हो ये एक क्यूब है, जिस क्यूब के सारे वर्टेक्स पे 4 एक स्फीयर रखा हुआ है। अब इस हर एक स्फीयर का आप सोच लो कि अंदर जो पार्ट आ रहा होगा वो एक स्फीयर कितना आ रहा होगा। आप देखो इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी, आप हर जगह से देख पाओगे कितना आ रहा है। ये 1/8 आएगा, राइट? अब इसके आगे का वर्जन देखते हैं। अब ये स्फीयर को मैंने बड़ा कर दिया। इस स्फीयर को बड़ा करने के बाद आपको सामने ये तो क्लियरेंस प्रोवाइड दिखा, लेकिन हम ऊपर से देखते हैं। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, है ना? यहाँ पर भी 4 और इसके इधर भी 4। तो आपको चाहिए दिख रहा है। अब यानी समझ में आ गया हो कि कितना आ रहा है। एक पार्ट अगर यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, एक स्क्वायर वैसे ही आप फिगर करो, तो एक स्फीयर का 1/4 हिस्सा उस क्यूब के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे एक क्यूब बनाने में तो कितने हमारे पास जो है स्फीयर लगे, कितने एटम लगे? तो 8 टोटल लगे। उस 8 में से सबका अगर 1/8 आ रहा होगा तो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 8 × 1/8। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप सो कि अब विजन आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर लें तो अब हमने प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर लें तो आपको ये हमने क्या किया, उस क्यूब को काट दिया। क्यूब को काटने के बाद आपको देखिए, आपको मैंने जो बोला था 1/8 काटने के बाद क्या हुआ, ये यानी कि यहाँ से जो बड़ा हुआ था
ये जो था मैंने बोला था आपसे कि आप इसको इमेजिन करिए कि क्यूबिक में, तो क्या हुआ यहाँ से, ये मैंने काट दिया। काटने के बाद इसको हम देख पा रहे हैं, अब देखिए अंदर उसका उतना ही सा गया, यानी किसी भी एक स्फीयर को टारगेट करिए तो इसका ये हिस्सा, इसके इधर भी एक हिस्सा था, ऊपर भी ऐसे ऊपर 2 हिस्से थे, और फिर उसके बाद अलग जो इसके आधा बचा वो ठीक है, नहीं केवल 1/8 हिस्सा अंदर हर स्फीयर का रह गया। ऐसे ही इसका रह गया, ऐसे ही इसका रह गया, ऐसे ही इससे सबका रह गया, यानी 8 के 1/8 रहे, तो इस तरह 1/8 हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब अगर किसी बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी में क्या वैसे ही जैसे 8 स्फीयर तो देखिए रखे हुए हैं, रखे हैं ना, 8 के 8 सेम वैसे रखे हैं, लेकिन एक अलग से अंदर रखा हुआ है। ठीक, इसको भी ऐसे समझ लेते हैं, अंदर इतना स्पेस रहता है, जहाँ आप इसमें देख रहे थे अंदर यहाँ पर भी स्पेस था ना, पूरा देखिए अंदर पूरा एक स्पेस बचा था ना अंदर से, तो उस जगह को कवर करने के लिए उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। देखिए उसको सारे स्फीयर को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, सारे स्फीयर को बड़ा किया तो हमें क्या मिल गया, ये एक मिल गया बॉडी सेंटर्ड सेल। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या हुआ, अब इसको भी मैं काट के दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। बॉडी सेंटर्ड को मैंने काट दिया एक क्यूबिक यूनिट सेल में, तो देखिए एक पूरा का पूरा अंदर रह गया, पूरा का पूरा रह गया अंदर, है ना, और 1/8 वैसे के वैसे ही रह गया। तो ये हमारा हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम BCC स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड में। जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल था उसी में एक आता है फेस सेंटर्ड में। तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा, हर एक फेस पे एक टुकड़े होंगे, हर एक फेस पे, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये बॉडी सेंटर्ड नहीं है, ये आधा हिस्सा होगा। कैसे आधा हिस्सा होगा, हर फेस पे हमने एक स्फीयर डाला हुआ है। प्रिमिटिव यूनिट यानी 8 तो रहेंगे, और हर फेस पे एक और रहेगा। समझ में आ रहा, देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे फेस पे एक स्फीयर है। इसको हम बड़ा करते हैं, बड़ा किया हमने, तो ये कुछ इस तरह का, जब तक सारे के सारे टच नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसको वैसा ही मानेंगे। अब देखिए कुछ बहुत ही टाइट पैक मिला, कोई भी स्पेस बहुत कम मिल रहा है हमको दिखने में। ठीक, अब हम इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल के टर्म में काट लेते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल के टर्म में काटा हमने, तो देखा हमने कि हर उस पर आधा आधा है, राइट, हर उसमें आधा आधा है, दिख रहा है ना, आधा आधा रख गया। तो 6 फेस पे अगर आधा आधा स्फीयर गया तो कितने हो गए, 3, और ये जो कॉर्नर पे रखे हुए उन कॉर्नर का 1/8 × 8 यानी 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितने हो गए हमारे पास, 4। ये बात समझ में आ गई आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने हर एक जगह के स्फीयर इंसर्ट करे थे। सभी जगह स्फीयर को इंसर्ट करने के बाद हम लोग एक और चीज़ देख पा रहे थे, वो ये देख रहे थे कि हम हर स्फीयर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस मिल रहा था। उस स्पेस को हम लोग बोलेंगे वॉइड्स। अब वो वॉइड्स क्या होता है देखते हैं। अब यहाँ आपको जो मिल रहा है चाहिए एक तरह से आप देख सकते हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 3 ट्रायंगुलर है, उसके ऊपर एक बना हुआ है, तो उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा, कुछ इसी तरह से होता है, याद आ रहा है मीथेन, एक सेंटर पे C रखा होता है और चारों जगह वो HH रखे होते हैं। तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आगे चलें। ठीक है, हमने इसको बड़ा कर दिया सारे स्फीयर को। बड़ा करने के बाद आपको देखना क्या है, ये सिर्फ एक केस देख रहे हैं। इस एक केस में आप देखिए 4 एटम के बीच में किस स्पेस बन रहा है, कैसा बन रहा है स्पेस, इमेजिन कर पा रहे हैं। चलिए अच्छा, इसको हम काट लेते हैं। हमने इसको टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में काट लिया, तो क्या देखने को मिला हमें, ये अब देखो दोनों में दिखाई दे रहा है, हर एक सेंटर को मिला रहे हैं। नेक्स्ट, वैसे ही इसको देखा, यहाँ पर एक 4 क्यूबिकल बनाया, इस क्यूबिकल में हमने 1 2 3 4 जगह मैंने स्फीयर नहीं देखा, इन 4 जगह स्फीयर रखा हुआ है, जिससे कि पता चल जाए टेट्राहेड्रल यहाँ भी बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। बना, सच्चा बना, वैसा ही बन गया ना जैसे उसमें बना था, सेम वैसे बन गया, यानी इस पे भी एक टेट्राहेड्रल मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप लोग, हर उसके बीच में स्पेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बात क्लियर है। ओके, अब हमने क्या करना है, उस 4 को और बना लिया, तो बाकी 4 का भी जो बना है उसमें भी हमें मिल गया ऐसे करके, यानी कि हर जगह हमको एक क्या मिल जा रहा है, फेस सेंटर्ड में, ये फेस सेंटर्ड है ना, इस फेस सेंटर्ड में हमें हर जगह मिल जा रहा है एक वॉइड। और वॉइड एक ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, इसके अंदर का, यानी कि 6 फेस, जब 6 स्फीयर एक साथ टच करते हैं
तो उसके बीच में जो वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टा मतलब 8 होता है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर 8 अलग अलग डायरेक्शन बनेंगी, इसी वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं। जब 6 स्फीयर एक साथ टच होंगे तो उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो दोस्तों अभी बात करें हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी की, कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को बता दिया पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। अब हम लोग उसको देखेंगे सिंगल पैटर्न पे, 2D स्ट्रक्चर में और 3D स्ट्रक्चर में। पैटर्न भी इसका देखेंगे, ए पैटर्न, ए बी पैटर्न, जो मैंने आपको बताया वो क्या होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये एक दिख रहा है आपको 1 डायमेंशनल है। इस 1 डायमेंशनल में आपको क्या एक एक करके एक बॉल मैंने लगा के रखी हुई है। इन बॉल से, स्फेरिकल बॉल से पता चल जा रहा है कि एक 1 डायमेंशनल है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको 2 डायमेंशन में ऐसे कर दिया। आपको दिख रहा है ए पैटर्न है, सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया, 5 पैटर्न ऐसे। तो ये एक 5 पैटर्न की हो गई, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे सामने रखा। अब क्या करना है, इसके ऊपर इसको हमने ए बी पैटर्न में कर दिया। टिल्टेड है बिल्कुल, मतलब ए के ऊपर थोड़ा सा बी, दोनों के बीच में। यहाँ आप देख पा रहे थे, तो यहाँ क्या किया था मैंने, यहाँ एक के ऊपर जस्ट सेम रखा था। अब की बार मैंने ये जो वॉइड्स है ना, दो ये जो वॉइड्स आपको मिल रहा था, इन वॉइड्स को भी हमने वॉइड्स के ऊपर हमने रख दिया, यानी ए बी पैटर्न कुछ अंतर मिला, जस्ट बगल में रखा हुआ है, तो ये कर दिया। अब इसको हम ए बोल देते हैं, दूसरे वाले को बी, फिर सी, ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे करके, यानी ए बी पैटर्न एक तरह से, ठीक है। इसको मैंने 3D में देखा, कौन कौन सा ए पैटर्न ही है, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ, ये 2D हुआ। अब इसको 3D में देख लिया ऐसे, यानी कि कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमने इसको टाइटली पैक रख देना है। ओके, क्लियर है बिल्कुल। अब हमने इसको टिल्टेड में देखना है। यहाँ आपको सेम दिख रहा है, लेकिन ये हमने ऊपर देखिए क्या हुआ, एक के पीछे हमने ऐसे लगाया और ऐसे लगा लिया। समझ में आ रहा है? ए बी पैटर्न। तो 3 डायमेंशन में हमने इसको इस तरह से ए बी बना दिया। Nå høyen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange